नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवी क्लासेस में। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे जुलाई सेकेंड वीक के जो कंप्लीट करंट अफेयर्स हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ये जो वीडियो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप इस वीडियो को जो है वो पूरा देखें। और कोई भी इसमें इशू हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा जो पहला सवाल है वो है कि रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि जस्टिस सूर्यकांत है, जो इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस है, इन्होंने इनॉग्रेट करा है टावर ऑफ जस्टिस को किस स्थान पे। और इसे जो है वो बताया जा रहा है कि ये नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए बेसिकली जो गुड़गांव का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये उसका उद्घाटन करने गए थे। तो ये गुड़गांव का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसे टावर ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जा रहा है। या आप यहाँ पे इसकी फोटो देख सकते हैं, टावर ऑफ जस्टिस, और इसका जो उद्घाटन है आज ही के दिन 12 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने किया। अगला सवाल है कि रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस करा है कि वो अपनी जो पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करेगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में। एलिवेट का मतलब होता है कि एक स्तर ऊपर ले जाना। देखिए, एक होती है नॉर्मल पार्टनरशिप और एक होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम जो डिफेंस है, सिक्योरिटी है और ट्रेड है, उन सभी को साथ में लेके चलते हैं। तो रिसेंटली ऐसी जो पार्टनरशिप है इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ की है। आपको पता होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो 3 देशों के टूर पे हैं। इनमें एक देश है ऑस्ट्रेलिया, एक इंडोनेशिया और तीसरा है न्यूजीलैंड। तो रिसेंटली न्यूजीलैंड में जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टोफर लक्सन, इनके साथ मिलकर ये जो पार्टनरशिप है उसे एलिवेट किया गया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की। और रिसेंटली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो 40 सालों में न्यूजीलैंड जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने फॉर्म नंबर 6 में चेंजेस किए हैं। ये जो फॉर्म है वो इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो रिसेंटली आपको पता होगा SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक प्रोसेस जो है ऐसा कंडक्ट की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो इसमें फॉर्म नंबर 6 का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अभी फॉर्म नंबर 6 में एक कॉलम जो है ऐड किया गया है जिसमें पूछा गया है कि पेरेंट्स का स्टेटस लास्ट SIR के हिसाब से क्या था। ये एक सेक्शन इसमें ऐड कर दिया गया है। SIR का जो प्रोसेस है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है ताकि इलेक्टोरल रोल्स को वेरीफाई और रिवाइज किया जा सके, ताकि जो लोग एलिजिबल है वोट देने के लिए वही वोट दे सके। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाउस टू हाउस एन्यूमरेशन भी करता है और बहुत सारे फॉर्म्स भी भरवाता है। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन 31 साल का एक व्यक्ति है जो कि इंडियन हाई जंपर है और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है डायमंड लीग में। इन्होंने डेब्यू तो इसमें किया ही है लेकिन इन्होंने इसमें जो है वो तीसरे स्थान पर समाप्त किया है। देखिए, इन्होंने रिसेंटली जो है वो 2.26 मीटर की हाई जंप लगाई है और इन्होंने तीसरा स्थान इसमें हासिल किया है डायमंड लीग में। तो ये है सर्वेश अनिल कुशारे। ये महाराष्ट्र से संबंधित रखने वाले हैं। जो पहले नंबर पे रहे थे वो यूक्रेन के खिलाड़ी थे। इन्होंने 2.32 मीटर की हाई जंप ली थी। इसके अलावा बात करें तो लास्ट मंथ इन्होंने जो है एक नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा था जिसमें इन्होंने 2.31 का हाई जंप किया था। तो एक नेशनल रिकॉर्ड भी इनके नाम है। अगला सवाल है कि कौन सी फेमस प्लेबैक सिंगर है। इनका नाम यहाँ पे दिया है S जानकी, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इनकी हाल ही में 88 साल में मृत्यु हुई। तो ये किस राज्य से संबंध रखती थी। तो देखिए, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित रखती थी और यहाँ की एक बहुत ही फेमस सिंगर थी। इनकी रिसेंटली 88 वर्ष में मृत्यु हुई है। इनका पूरा नाम सिस्तला जानकी था और ये गुंटूर आंध्र प्रदेश से संबंधित रखती थी। ये लता मंगेशकर जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी और उन्हें अपना गुरु मानती थी। इन्होंने लगभग 40,000 सॉन्ग जो है रिकॉर्ड करे मल्टीपल लैंग्वेजेस में, तमिल, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, ओडिया, मलयालम आदि। बात करें नाइटिंगेल की तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जाना जाता है सरोजनी नायडू जी को और ये महात्मा गांधी ने इन्हें बुलाया था। अगला सवाल है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लक्सन ने ट्रिब्यूट पे किया
इंडियंस को जो 1926 में टूर में गए थे न्यूजीलैंड के, तो किस फेमस प्लेयर को ट्रिब्यूट इसमें दिया गया था। देखिए 1926 में इंडिया की जो हॉकी टीम है वो गई थी न्यूजीलैंड में, और यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। और इसी बात को अब 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसी उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद जी को जो है वो ट्रिब्यूट दिया गया है दोनों कंट्रीज द्वारा। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं जब 1926 में इंडिया की हॉकी टीम न्यूजीलैंड गई थी। बात करें मेजर ध्यानचंद जी की, तो उनके नाम पे जो खेल रत्न अवार्ड है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, तो ये मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे 2021 से रखा गया था। इससे पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। बात करें हॉकी की, तो हॉकी की इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो है इंडियन हॉकी फेडरेशन, और ये 1925 में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है दिलीप टर्की। बात करें इंटरनेशनल हॉकी की, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इसे रेगुलेट करता है, और ये 1924 में बना था। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है तैयब इकरम, जो कि पाकिस्तान के है। अगला सवाल है कि रिसेंटली एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जो कि रेकमेंड करेगी सीईओ का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए प्रमोद कोहली बिल्कुल इसमें शामिल है, विष्णुकांत चतुर्वेदी इसमें शामिल है, सुरेश हवारे इसमें शामिल है। देखिए नृपेंद्र मिश्रा जो है इसमें शामिल नहीं है, और यही इसका आंसर भी है। देखिए नृपेंद्र मिश्रा जो है वो पहले प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। इसके बाद ये जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो उसके मेन डायरेक्टर भी थे। मेन जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो यही देखते थे, तो ये इसमें शामिल नहीं है। और ये इन तीनों की जो कमेटी है, ये प्रमोद कोहली इसमें रिटायर्ड जस्टिस है, विष्णुकांत चतुर्वेदी जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, तो इनकी कमेटी जो है रेकमेंड करेगी सीईओ का नाम। अगला सवाल है कि पीएम मोदी 17 जुलाई 2026 को इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस स्टेशन से इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये जो उद्घाटन है वो जिंद स्टेशन जो कि हरियाणा में है यहाँ से किया जाएगा। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन की। ये जो है जिंद सोनीपत रोड पे चलेगी, और ये 89 किलोमीटर लंबा है। इसके ऑपरेशनल स्पीड की बात करें तो 75 किलोमीटर आर रहेगी। और रेलवेज के हिसाब से ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन है, जिसमें 8 पैसेंजर कार्स हैं। और इसमें जो है वो 2400 किलोवाट का इंजन भी इसमें है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये फ्रेंच कंपनी आलस्टॉम द्वारा 2016 से विकसित करी गई थी, और बाद में बाकी कंट्रीज ने भी इसे विकसित किया। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो प्रोपल्शन के रूप में यूज़ किया जाता है, जो कि एक ग्रीन टेक्नोलॉजी है, और इसमें एमिशंस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। ये जो मैन्युफैक्चर है वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा की गई है, जो कि चेन्नई में है। अगला सवाल है कि रिसेंटली इंडिया ने एक वाइट वॉश फेस करा है 4-0 से T20 इंटरनेशनल में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस टीम ने इंडिया को 4-0 से हराया है। तो रिसेंटली इंडिया जो है वो इंग्लैंड के टूर पे है, और यहाँ पे 5 मैचों की T20 सीरीज थी, जिसमें से एक मैच जो है वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। लेकिन जो 4 मैच हुए उन चारों में इंग्लैंड ने जीत हासिल करी और इंडिया को 4-0 से शिकस्त दी। इन मैचेस में एक खास बात ये हुई थी कि जो वैभव सूर्यवंशी है, इन्होंने डेब्यू करके ये इंडिया के यंगेस्ट प्लेयर जो है इंटरनेशनली भी यंगेस्ट प्लेयर बने हैं डेब्यूट करने वाली। इन्होंने 15 साल और 99 दिनों में डेब्यू करके सचिन तेंदुलकर का और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। शेफाली वर्मा ने जो है वो 15 साल 239 दिनों में, और सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिनों में अपना डेब्यू करा था, और वैभव सूर्यवंशी ने ये रिकॉर्ड रिसेंटली तोड़ दिया। अगला सवाल है कि जो सर्बिया के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने रिसेंटली विंबलडन के सेमीफाइनल में हार का सामना किया है। तो ये किस खिलाड़ी ने इन्हें हराया है। तो इसका सही आंसर है जैनिक सिनर, जो कि एक इटली के फेमस टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने रिसेंटली नोवाक जोकोविच को हराया है। और बात करें विंबलडन की, तो विंबलडन का जो है वो फाइनल 12 तारीख को यानी आज खेला जाएगा, और ये अलेक्जेंडर जेवरोम जो कि जर्मनी के प्लेयर हैं, और जेनिक सिनर इटली के प्लेयर, इन दोनों के बीच में खेला जाएगा।
विंबलडन जो है वो टेनिस का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है और ये 1870 में शुरू हुआ था और ये ग्रास के ऊपर खेला जाता है। ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं जैक सिनर की और अलेक्जेंडर जेवरेव की। अगला सवाल है कि रिसेंटली 36 नेटो समिट जो है वो ख़त्म हुआ, तो ये किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये जो है वो तुर्की यानी टर्की में ऑर्गेनाइज किया गया था और रिसेंटली ये अभी ख़त्म हुआ था। नेटो की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये 4 अप्रैल 1949 को बना था। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, बेल्जियम में और रिसेंटली इसका जो 32वां मेंबर है वो स्वीडन बना है 2024 में। अगला जो नाटो का समिट है वो तिराना, अल्बेनिया में होगा। बात करें नेटो की तो नेटो में आर्टिकल 5 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि अगर नेटो के किसी एक एलाई पर जो है हमला होता है तो इससे सभी नेटो एलाई पे हमला माना जाएगा। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सा देश है जिसने अनाउंस किया है कि इंडिया के 57% एक्सपोर्ट जो है वो टैरिफ फ्री रहेंगे। तो जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पे हैं, तो न्यूजीलैंड ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि 57% इंडिया के जो टैरिफ है एक्सपोर्ट्स है वो टैरिफ फ्री रहेंगे। इसके अलावा इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसलिए इंडिया ने न्यूजीलैंड से ये जो है वो समझौता किया कि इंडिया के डेयरी सेक्टर में हम न्यूजीलैंड को एंट्री नहीं दे सकते हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि वो 3 इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट हैं तमिलनाडु के, महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं तमिलनाडु की जो इंडिया को रिटर्न की जाएगी। तो इसमें कौन सी शामिल नहीं है? तो देखिए जो भद्रकाली का त्रिशूल है ये इसमें शामिल है। पवित्र नंदी की पत्थर की प्रतिमा ये शामिल है। भगवान कार्तिकेय षणमुख की पत्थर की प्रतिमा इसमें शामिल है। इसमें जो डांसिंग लॉर्ड शिवा है उनकी आइडल शामिल नहीं है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया ने ही रिटर्न करी थी, लेकिन रिसेंटली नहीं, 2019 में इसे रिटर्न किया गया था। तो इन तीनों को जो है वो रिसेंटली रिटर्न किया गया था ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंडिया को। अगला सवाल है कि रिसेंटली सौरव गांगुली जो है एक प्रेस्टिजियस लिस्ट में शामिल हुए हैं, जो कि लिस्ट है आईसीसी हॉल ऑफ फेम की। तो इसमें बताया गया है कि अब तक इसमें कितने जो इंडियन हैं वो शामिल थे। तो देखिए अब तक इसमें जो है वो 11 खिलाड़ी शामिल थे। 2009 में सुनील गावस्कर जो है वो पहले खिलाड़ी बने थे हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। इसके बाद सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और बहुत सारे और प्लेयर भी इसमें शामिल हुए थे। 11th जो प्लेयर थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी, 2025 में इसमें शामिल हुए थे और 12वें खिलाड़ी बने हैं सौरव गांगुली। इसके अलावा एक हमारी इंडिया की महिला प्लेयर अंजुम चोपड़ा वो भी इसमें शामिल हुई है और केविन पीटरसन जो कि यूके के खिलाड़ी है ये भी इसमें शामिल हुए हैं। इन तीनों को हॉल ऑफ फेम में रिसेंटली शामिल किया गया है। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की जो स्थापना है 1909 में हुई थी। प्रेसिडेंट इसके है वर्तमान में जय शाह जो कि अमित शाह जी के सुपुत्र हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। देखिए हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए एक कंडीशन ये भी है कि 5 साल हो जानी चाहिए आपको रिटायरमेंट लेके, उसके बाद ही आप हॉल ऑफ फेम में शामिल हो सकते हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट, जिसका नाम है BOHR यानी बेटा वोल्टाइक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी। तो रिसेंटली ये जो परीक्षण है ये स्पेस एक्स द्वारा कंडक्ट किया गया था इनके फाल्कन F9 रॉकेट द्वारा। और बात करें इसकी तो ये आप यहाँ पे फोटो इसकी देख सकते हैं। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट है। देखिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है साइंटिस्ट इसमें जो है वो देखना चाहते थे कि अभी तक जो सारे सैटेलाइट्स हैं वो सोलर एनर्जी पे ही डिपेंड रहते थे, लेकिन अब जो है न्यूक्लियर पावर का यूज़ करके भी जो लंबे समय तक, ताकि जो ऐसे शैडोड रीजन होते हैं जहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो नहीं पहुँचती है, ताकि उन रीजन में भी लंबे समय तक सैटेलाइट्स को रखा जा सके, इसके लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था परीक्षण के लिए। इसकी जो डेवलपमेंट है वो फ्लोरिडा बेस्ड कंपनी सिटी लैब द्वारा की गई थी और फाल्कन 9 रॉकेट जो कि स्पेसएक्स का है इसका यूज़ इसके लिए किया गया था। और कंपनी का जो ट्रांसपोर्टर 17 राइड शायर मिशन ये था। स्पेसएक्स की अगर हम बात करें तो स्पेसएक्स जो है वो 2002 में बनाई गई थी एलोन मस्क द्वारा। इसके अलावा एक और कंपनी है ब्लू होराइजन।
ये भी अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है और इसके संस्थापक है जेफ बेजोस। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सा देश है जिसके सुप्रीम लीडर का फ्यूनरल हुआ और अंतिम संस्कार बेसिकली हुआ। तो ये जो अंतिम संस्कार है वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्यूनरल इवेंट्स बना मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये किस देश के जो है वो सुप्रीम लीडर थे। तो देखिए रिसेंटली ईरान के जो लीडर थे अयतुल्ला खमीनी, इनको यूएसए और इसराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के अंतर्गत जो है इनको मौत के घाट उतार दिया था। और रिसेंटली इनका जो है वो अंतिम संस्कार हुआ था और ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में माना जा रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट फ्यूनरल इवेंट था। अगला सवाल है कि रिसेंटली एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ट्राइबल आर्ट्स और स्किल के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री जुआल ओराम द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो क्या है। तो इसका जो नाम है वो ट्राइबेक्स है। इसमें जो हमारे ट्राइबल्स हैं इनकी जो कलाकृतियां हैं उसको शामिल किया जाएगा और इसको प्रमोट किया जाएगा। बात करें इंडिया में ट्राइब्स की, तो इंडिया में जो है वो 700 से ऊपर ट्राइब्स हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्राइब्स होती है जो जिन्हें की पीवीटीजीज यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है। इनकी जो संख्या है वो 75 है और ये 18 स्टेट्स और यूटीज में फैली हुई है। बात करें सबसे ज़्यादा जो पीवीटीजीज है वो उड़ीसा राज्य में है। इनमें शामिल है बोंडा, दियाडी, डोंगरिया, कोंद आदि। इसके अलावा बात करें ट्राइबल पॉपुलेशन किस राज्य में सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक ट्राइबल पॉपुलेशन है। और सबसे बड़ी ट्राइब की बात करें इंडिया में, तो भील जो है वो सबसे बड़ी ट्राइब है इंडिया में। अगला सवाल है कि रिसेंटली आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 6.4 रहेगी और 27-28 में इन्होंने 6.7% की प्रोजेक्शन की है। तो ये बताया गया है कि ये इन्होंने कौन सी इनकी रिपोर्ट में की है। तो देखिए सारी की सारी जो रिपोर्ट्स है वो आईएमएफ द्वारा ही रिलीज़ की जाती हैं, लेकिन रिसेंटली जो रिलीज़ की गई है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट। और इसमें ये प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो 6.4% रहेगी 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में। अगला सवाल है कि कौन से लेजेंडरी टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस जो है रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं प्लेयर एम्बेसडर। तो ये किस इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी के लिए प्रमोट किए गए हैं ताकि जो ग्रास रूट टैलेंट है उसको प्रमोट किया जा सके। तो देखिए रिसेंटली जो एशियन टेनिस फेडरेशन है इन्होंने लिएंडर पेस को अपॉइंट किया है अपने प्लेयर एम्बेसडर के रूप में ताकि ग्रास रूट टैलेंट को प्रमोट किया जा सके। अगला सवाल है कि एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडाइज प्लस रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में नंबर ऑफ टीचर्स की संख्या जो है वो किस संख्या को पार कर चुकी है। तो रिसेंटली बताया गया है इस रिपोर्ट में कि 1 करोड़ की संख्या इंडिया जो है वो पार कर चुका है। वर्तमान में जो टीचर्स की संख्या है वो है 1,02,73,020, ये संख्या इन्होंने बताई है। और ये जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज करी है जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज, इन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे हैं जिसमें डिफेंस, न्यूक्लियर कॉपरेशन, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी आदि के बारे में। ये जो बहुत सारे एग्रीमेंट्स है ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीओ फोरम में साइन हुए थे। तो ये कहाँ पर हुई थी। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो सीओ फोरम है ये मेलबोर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत फेमस एक एक बहुत फेमस सिटी है, यहाँ पे ये आयोजित हुआ था और यहाँ पे ये कॉपरेशन साइन किया गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो यूरेनियम है वो भी प्रोवाइड करेगा ताकि इंडिया जो है उसका सिविल यूज़ करके न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सके। इसके अलावा जो 2022 में इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो वो भी अच्छे से लागू हो चुका है। और ऑस्ट्रेलिया ये बताता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर भी है। न्यूक्लियर और एनर्जी की पार्टनरशिप हुई है जिसके अंतर्गत यूरेनियम जो है इंडिया को सप्लाई करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिजर्व्स हैं यूरेनियम के ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये
इंडिया को ट्रांसपोर्ट कर देता है, इंडिया को जो एक्सपोर्ट करता है, तो इससे इंडिया के लिए काफ़ी ईजी रहेगा न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करना। अगला सवाल है कि रिसेंटली वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 रिलीज की गई है अंकटाड द्वारा। अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड एग्रीमेंट। पहले इसका नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट हुआ करता था, ये रिसेंटली चेंज हुआ है। इन्होंने बताया है कि इंडिया की जो रैंक है वो क्या रही है, हाईएस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो गेन करने में, जनरेट करने में। तो इन्होंने बताया है कि इंडिया की जो रैंक है वो 11वीं रही है और इंडिया ने जो है वो 38.89 बिलियन डॉलर की जो एफडीआई है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त करी है। अंकटाड जैसे बताया कि यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका नाम है और ये 1964 में बनी थी, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। अगला सवाल है कि रिसेंटली एक प्रगति इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री शिवराज सिंह चौहान में। तो इसका मेन एम क्या है? तो इसका जो मेन एम है वो बेसिकली प्रमोशन रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है। रीजनरेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें बायोटिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है ताकि सॉइल की कंडीशन इम्प्रूव हो। वाटर का यूज़ कम किया जाता है ताकि उससे जो डीजनरेशन ऑफ सॉइल है वो ना हो। इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन को बचाना रीजनरेटिव के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसका टारगेट ये भी है कि इसमें 20,000 रूरल यूथ को जो है वो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर बनाना है ताकि 2 मिलियन यानी 20 लाख स्मॉल फार्मर्स की जो इनकम है और प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अगला सवाल है कि 7 समिट चैलेंज है एक, जो शेरिंग चोडेन द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत इन्होंने माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई की है। तो माउंट एल्ब्रस जो है यहाँ पे पूछा गया है कि ये माउंट एल्ब्रस जो है यूरोप में है, रशिया में है। रशिया यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पूछा गया है कि ये किस राज्य से बिलोंग करती है। तो ये जो है ये सिक्किम से बिलोंग करती है और रिसेंटली इन्होंने जो है वो 7 समिट चैलेंज को पार करने की ये कोशिश कर रहे हैं। बात करें 7 समिट चैलेंज की तो इसमें जो 7 इम्पोर्टेंट चोटियां हैं विश्व भर की वो इसमें शामिल होती है। इसमें आप देख सकते हैं अकोनकागुआ, ये जो है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट जिसकी 8,848 या कहीं कहीं पे 8,850 मीटर भी इसकी ऊंचाई बताते हैं, ये एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मैकिनले जो है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रस जैसा कि हमने बात करी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। विंसन मैसिव ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट कॉस्क्यूस जो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो इन सातों की ये चढ़ाई करेंगे। बात करें सिक्किम की तो सिक्किम जो है वो पहला पेपरलेस स्टेट जुडिशरी बना है जहाँ पे पेपरलेस काम जो है जुडिशरी में होगा। इसके अलावा सिक्किम पुलिस को जो है वो प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड भी मिला था। यहाँ पे ऑपरेशन हिम सेतु जो है वो त्रिशक्ति कॉर्प्स जो कि इंडियन आर्मी की है उन्होंने सिक्किम में चलाया था। इसके अलावा यहाँ की एक यूथ डायनामिक लीडर है मिस स्तुति प्रधान। इन्हें जो है वो वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट किया गया है। इसके अलावा 1947 से अब जाके यहाँ पे एक पहला रेलवे स्टेशन बना है जो कि रंगपो बना है सिक्किम में। अगला सवाल है कि कौन सा हाई कोर्ट है जिसने अपहेल्ड की है डेथ पेनल्टी, जो कि यहाँ 38 लोगों को डेथ पेनल्टी दी गई थी, तो उसको जो है वो बरकरार रखा है। तो रिसेंटली ऐसा गुजरात हाई कोर्ट ने करा है। बेसिकली 2008 में अहमदाबाद में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसके बाद बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया था और उन पे केस भी चला था। तो जो एक स्पेशल कोर्ट था जो कि इसको डील कर रहा था, उन्होंने 49 लोगों को इसमें सज़ा दी थी जिसमें 38 लोगों को मौत की सज़ा दी थी। तो जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या स्पेशल कोर्ट ऐसी कोई सज़ा देता है तो ये फाइनल अप्रूवल के लिए जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। तो ये गुजरात हाई कोर्ट के पास गई थी और इन्होंने इस सज़ा को जो है वो बरकरार रखा है रिसेंटली। अगला सवाल है कि रिसेंटली नेशनल कोऑपरेटिव इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है श्री अमित शाह जी द्वारा। तो ये किस स्थान पर लॉन्च की गई है? तो ये न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में रिसेंटली लॉन्च की गई है। ये जो स्कीम है 5 साल पूरे होने की
खुशी में लॉन्च की गई है क्योंकि 5 साल पूरे हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को। इसको 2021 में गठित किया गया था और अब इसके 5 साल पूरे हो चुके हैं। मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन हमारे हैं अमित शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी है। अगला सवाल है कि रिसेंटली गुजरात में जो है वो 2 एयरफील्ड रबर डैम्स जो है कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस कंट्री की सहायता से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। तो देखिए, जो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है, जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है जिसमें रबर फिल्ड डैम्स को जो है यूज़ किया जाता है पानी को रोकने के लिए। इससे फ्लड मैनेजमेंट और वाटर स्टोरेज जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो रिसेंटली साउथ कोरिया की सहायता से गुजरात ने इन 2 डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रबड़ से बना हुआ डैम है। इसको अपने हिसाब से हम स्क्वीज़ कर सकते हैं ताकि पानी का फ्लो आसानी से जाए, और अगर हम पानी स्टोर करना चाहते हैं तो हम इन्हें अच्छे से फुला सकते हैं हवा भर के। ये जो है वाटर स्टोरेज और फ्लड फ्लड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये हैरान, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में नदी है, और अंबिका रिवर जो कि तापी डिस्ट्रिक्ट में है, इन दोनों रिवर पे बनाया गया है। गुजरात की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट बना है। इंडिया का पहला जो मल्टी लेन फ्री फ्लो है, जिसमें बैरियर लेस, इसमें कोई टोल्स नहीं होते हैं। इसमें जो टोलिंग का जो खर्चा होता है वो गाड़ी से तुरंत ही कट जाता है, लेकिन गाड़ी को रुकना नहीं पड़ता है। तो ये जो नितिन गडकरी है, उन्होंने गुजरात में सबसे पहले शुरू करा था। यहाँ का जो मुंद्रा पोर्ट है, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट और कमर्शियल पोर्ट बना है। इसके अलावा जो वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप है वो भी अहमदाबाद में इस साल ऑर्गेनाइज की गई थी। अगला सवाल है कि रिसेंटली सिरसा किन्नू कहाँ के हैं जिन्हें जीआई टैग रिसेंटली मिला है। तो देखिए, हरियाणा के जो सिरसा किन्नू हैं, इन्हें जीआई टैग मिला है, और ये हरियाणा का पहला प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट, मतलब खाने का प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग रिसेंटली मिला है। जीआई टैग की जब हम बात करते हैं तो ये जीआई टैग एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है, और 2004 में दार्जिलिंग टी जो है वो पहला प्रोडक्ट बना है जिसे जीआई टैग मिला था। ये जो है वो वेस्ट बंगाल की चाय है। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सा राज्य का जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, इसे डिक्लेयर किया गया है 21st बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली ये मिजोरम का जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, इसे डिक्लेयर किया गया है 21st बायोडाइवर्सिटी रिपोजिटरी, और ये मिजोरम यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया म्यूजियम है। और ये जो इंस्टीट्यूट है अब प्रिजर्व करेगा यहाँ पे जो भी फ्लोरा होती है, फ्लोरा का मतलब यानी फूल, फ्लोरा फूल यानी वनस्पति, और फोना यानी एनिमल्स। तो इनको ये प्रिजर्व करने के लिए है, और ये बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल है कि रिसेंटली वेलिएंट शील्ड और रेजोल्यूट ड्रैगन, ये 2 मिलिट्री एक्सरसाइज न्यूज़ में थी, इन्हें किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो रिसेंटली इन्हें अमेरिका द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था पैसिफिक ओशियन में। ये जापान, फिलीपींस सी आदि के आसपास यूज़ की गई थी, गुआम के आसपास जो है ऑर्गेनाइज की गई थी, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा आदि देश भी शामिल थे। अगला सवाल है कि कौन सा स्टेट है जो होस्ट करेगा 8वां एडिशन खेलो इंडिया गेम्स का। तो 8वां एडिशन जो खेलो इंडिया गेम्स का होगा, ये तेलंगाना द्वारा होस्ट किया जाएगा। बात करें, ये जो खेलो इंडिया गेम्स है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसके जो मंत्री हैं वो मनसुख मांडविय हैं, और इन्होंने ये अनाउंस रिसेंटली किया था। ये नवंबर 2026 में ऑर्गेनाइज होंगे। लास्ट एडिशन की अगर हम बात करें तो वो बिहार में ऑर्गेनाइज हुआ था, और इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 था। देखिए, खेलो इंडिया गेम्स जो है वो बहुत तरीके के होते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया वाटर गेम्स, और ये धीरे-धीरे इंडिया में जो है वो शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा इस साल जो है वो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, जो कि फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको छत्तीसगढ़ ने होस्ट किया था, और इसको जो जीता था वो था कर्नाटका ने। इसका जो शुभंकर था वो था मूरवीर। अगला सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट दुनिया के किस फेमस
प्रम्बानंद टेम्पल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये किस कंट्री में स्थित है? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 देशों के टूर पे थे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड। तो ये इंडोनेशिया का बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, और इसकी रिस्टोरेशन के लिए इंडिया ने प्रोजेक्ट शुरू करा है। ये आप यहाँ पे टेम्पल देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया में स्थित है। और इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो प्रबोवो सुबियांतो यहाँ के प्रेसिडेंट है। और इंडोनेशिया जो है एशिया का पहला कंट्री बना है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। ऑस्ट्रेलिया पहला कंट्री बना है जिसने दुनिया का पहला देश बना है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। प्रम्बा प्रम्बानंद टेम्पल की अगर हम बात करें तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये लॉर्ड शिवा और त्रिदेव को समर्पित है। अगला सवाल है कि रिसेंटली ज्येष्ठा वर्ण महाविहार, ये एक 17th सेंचुरी का हिस्टोरिक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज से भी सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश में लोकेटेड है? देखिए, ये जो है नेपाल में लोकेटेड है और 2015 में यहाँ पे एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया था जिसके बाद ये जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। तो इंडिया ने इसके लिए एक रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था और अभी पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है। ये जो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं ये है ज्येष्ठा बिहार की और ये ललितपुर में लोकेटेड है। ये एक हिस्टोरिकल मोनेस्ट्री है जैसा हमने बताया और 2015 में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था जिसके बाद ये काफ़ी डैमेज हो गई थी। नेपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है काठमांडू जो कि सार्क का हेडक्वार्टर भी है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बालन शाह यहाँ पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडिया ने 13.78 करोड़ नेपाली रुपया से इसे जो है रिस्टोर किया है। और यहाँ पे एक भूमिका श्रेष्ठा है जो कि पहली ट्रांसजेंडर एमपी बनी है नेपाल की, कामी रीटा शेरपा जो कि एक नेपलीज है। इन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट जो है उसकी चढ़ाई करके एक रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा काठमांडू में जो है वो 4th कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी स्टेल्थ फ्रिगेट है जो कि कमीशन की गई है इंडियन नेवी द्वारा विशाखापट्टनम में, और ये प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जो है वो कमीशन की गई है। देखिए, कमीशन और लॉन्च में फ़र्क होता है। एक तो इनॉग्रेट करना होता है जिसमें उसका काम शुरू किया गया है। कमीशन करने का मतलब होता है कि अब इसे इंडियन नेवी जो है वो प्रॉपरली यूज़ कर सकती है, क्योंकि बनकर जब भी कोई फ्रिगेट या जब भी कोई वेसल बन के तैयार होता है तो उसके पहले ट्रायल चलते हैं। ट्रायल चलने के बाद कुछ समय बाद उसको कमीशन किया जाता है जब 1-2 साल उसके ट्रायल कंप्लीट हो जाते हैं। तो रिसेंटली जो महेंद्र गिरी एक फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट, उसको रिसेंटली कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में विशाखापट्टनम में। बात करें प्रोजेक्ट 17A की तो इसके अंतर्गत जो है वो 7 फ्रिगेट्स बननी थी और इनको नीलगिरी क्लास सबमरीन बोलते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जो पहली फ्रिगेट थी वो नीलगिरी थी। इसके बाद हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी, महेंद्रगिरी, ये सारी इसमें 7 फ्रिगेट्स बनेगी। बात करें इंडिया में न्यूक्लियर सबमरीन्स की तो न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो टोटल 4 बनेगी। इसमें INS अरिहंत, INS अरिहाट और INS अरिदमन अभी तक बन चुकी हैं और INS अरिसूदन अभी बनना बाकी है। सर्वे वेसल की बात करें तो ये जो है वो शोध करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनके नाम भी इसी तरीके के हैं, INS संधायक, INS निर्देशक, INS इक्षक और INS संशोधक। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15B जिसके अंतर्गत 4 डेस्ट्रॉयर बनेगी और इनके नाम सिटीज़ के नाम पे है। INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल, INS सूरत। एक है प्रोजेक्ट 75, इसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनेगी जिनको कलवरी क्लास सबमरीन भी कहा जाता है क्योंकि इसके तहत जो पहली सबमरीन है उसका नाम था कलवरी। तो ये KKK और VVV, इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कलवारी, खंडेरी, करंज, बेला, वागीर, वागशीर। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ NCRB। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, और ये 1986 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। इसका जो अप्रूवल है वो दिया है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। देखिए, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है वो जो बड़ी बड़ी पोस्टें होती हैं इंडिया में उनको अपॉइंट करती है। इसमें पूरी कैबिनेट बैठती है और उसके बाद नाम का डिसीजन होता है कौन क्या बनेगा। तो रिसेंटली अमित गर्ग जो है वो NCRB के
डायरेक्टर जनरल बने हैं। महेश दीक्षित की बात करें तो ये हमारे आईबी के चीफ बने हैं, जो कि हमारी प्राइमरी इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंसी है। अजय कुमार हमारे यूपीएससी के चेयरमैन हैं। के संजय मूर्ति जो है वो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अगला सवाल है कि रिसेंटली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा मध्य प्रदेश की किस जगह में। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि 125वीं जयंती जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई गई थी। इनका जन्म 1901 में हुआ था और इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना करी थी, जो कि 1980 में जाके बीजेपी बना था। और 1953 में इनकी डिटेंशन में जम्मू कश्मीर में ही मृत्यु हुई थी। तो ये जो सतगड़ी है, सतगड़ी में ये स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। बेसिकली ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है कि कौन से राज्य की स्टेट कैबिनेट है जिसने अप्रूव करा है प्रपोजल टू रीनेम हिस्टोरिकल सिटी जलालाबाद को परशुरामपुरी। तो जलालाबाद जो सिटी है उसको परशुरामपुरी करेगी उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश ने बिल पास करा है। यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। कैपिटल यहाँ की है लखनऊ। अगला सवाल है कि रिसेंटली इंडिया ने एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन करा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। रिसेंटली आपको पता ही होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे विजिट किया था। तो किन जो मिनरल्स हैं उनको लेके ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो इसमें ये जो एग्रीमेंट है वो लिथियम और कोबाल्ट को लेके साइन किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। देखिए लिथियम और कोबाल्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स है, और ऑस्ट्रेलिया जो है इनकी प्रोडक्शन बहुत अधिक करता है, इसलिए इंडिया ने इनके साथ पार्टनरशिप ये साइन करी है। ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज। कैपिटल यहाँ की है कैनबरा। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंग्लैंड को बीट किया है और 7वीं बार T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट की जो कैप्टन है एलिजा हीली, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है सभी फॉर्मेट से। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहला देश बना है जिसने सोशल मीडिया को बैन करा है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। और ऑस्ट्रेलिया के जो पहली बार एक वुमेन है जो कि यहाँ की आर्मी चीफ बनी है वो है लेफ्टिनेंट जनरल सुजान कोयल। ये ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का जो टूरिज्म एम्बेसडर है इंडिया के लिए वो बना है सारा तेंदुलकर। और ऑस्ट्रेलिया की जो फेमस यूनिवर्सिटी है डेक्कन और बोलांगोंग यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपने कैंपसेस एस्टेब्लिश करे हैं गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है। इसके अलावा एक राइट टू डिस्कनेक्ट नाम का लॉ है जो कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा लाया गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट का सीधा मतलब ये होता है कि ऑफिस आवर्स के बाद वो फ़ोन अपना बंद करके रख सकते हैं, उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है कॉल कूल उठाने की, वो ऐसा कर सकते हैं एज पर लॉ। और दुनिया की पहली बायोनिक आई ये भी डेवलप करी है ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी ने। अगला सवाल है कि रिसेंटली 75 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है इंडिया और जापान के पूरे हुए हैं। तो इसके मौके पर जो है वो किस साल को इंडिया और जापान ने ईयर ऑफ शेयर होराइजन यानी साझा क्षितिज का वर्ष जो है वो डिक्लेयर करा है। तो अगला जो साल है 2027 वो ईयर ऑफ शेयर होराइजन होगा इंडिया और जापान का। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सी स्ट्रेटजी है जिसे अडॉप्ट की गई है टू टैकल अनीमिया अंडर एनीमिया फ्री कैंपेन। देखिए अनीमिया फ्री कैंपेन जो है वो अनीमिया को भारत से मुक्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत एक स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्च की गई है 7x7x7। ये जो स्ट्रेटजी है इसके अंतर्गत 7 बेनिफिशियरी ग्रुप्स होंगे और इसमें 7 टाइप के इंटरवेंशन किए जाएंगे और 7 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। और ये जो स्ट्रेटजी है वो स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी को इंक्लूड करने के लिए अडॉप्ट की गई है। ये स्ट्रेटजी लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा, जिसके जो मंत्री है वो है जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जो कि गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं लेकिन ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में था 30x30। 30x30 जो है वो एक स्ट्रेटजी है जो कि लॉन्च की गई है, जो कि एक टारगेट है बेसिकली कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 30% दुनिया की लैंड और फ्रेश वाटर को बचाना है, फ्रेश वाटर और ओशियंस को बचाना है 2030 तक। अगला सवाल है कि रिसेंटली यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम
ने किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया है? तो रिसेंटली जो सुनील भारती मित्तल हैं, जो कि एयरटेल कंपनी के चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सुनील भारती मित्तल, इनको ग्लोबल लीडर अवार्ड दिया गया है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्म द्वारा। इन्होंने इंडिया और यूएस के रिलेशन जो है उसको मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है, इसीलिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। अगला सवाल है कि रिसेंटली इंडोनेशिया जो है वो उसने ऑफिशियली साइन की है डील जो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो परचेज करना चाहता है। तो ये जो डील है वो ऑफिशियली अब साइन हो चुकी है। तो इंडोनेशिया जो है वो कौन सी नंबर का देश बना है ऐसा करने वाला, यानी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लेने वाला? तो इंडोनेशिया जो है वो ऐसा तीसरा कंट्री बना है। पहला कंट्री था फिलीपींस, दूसरा कंट्री था वियतनाम और तीसरा कंट्री रिसेंटली बना है इंडोनेशिया। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सा राज्य बना है जो कि पहला राज्य बना है जो माचा टी, एक प्रकार की चाय की एक किस्म है, इसका कमर्शियली उत्पादन करेगा? तो रिसेंटली जो आसाम है वो माचा टी का कमर्शियल उत्पादन करेगा। अगला सवाल है कि एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है जो कि इंडिया ने किस ओईसीडी कंट्री के साथ साइन किया था, जो अब 4 जुलाई 2026 में से शुरू हो चुका है? तो रिसेंटली ये जो एग्रीमेंट है वो इजराइल के साथ साइन किया गया था और रिसेंटली ये जो है वो लागू हो चुका है। अगला सवाल है कि कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है वो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो कंपनी है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम वो किस देश की कंपनी है? तो ये जो है वो इजराइल की कंपनी है और ये इंडिया में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करना चाहती है। देखिए राफेल से आप कंफ्यूज ना करें, एक राफेल है जो कि फाइटर जेट है इंडिया का, ये डसॉल्ट द्वारा बनाया जाता है जो कि एक फ्रेंच कंपनी है और ये राफेल जो है वो एक कंपनी है जो इजराइल के जो हथियार है वो बनाती है। तो इन्होंने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि ये ऐसा कर सकते हैं कि इंडिया में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो मैन्युफैक्चर हो सके। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली कौन सा एयरपोर्ट जो है वो पहला एयरपोर्ट बना है जिसने ई ट्राइट कैंपस सर्टिफिकेशन जो है वो प्राप्त करी है? देखिए ई ट्राइट कैंपस सर्टिफिकेशन जो है वो FSAI द्वारा दी जाती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 2006 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 द्वारा बनाई गई थी। तो ये इनके द्वारा सर्टिफिकेशन दी जाती है और रिसेंटली ये दी गई है लखनऊ एयरपोर्ट को और लखनऊ एयरपोर्ट ऐसा करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। देखिए लखनऊ एयरपोर्ट जो है वो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो ये छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु एयरपोर्ट जो है वो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है। अगला सवाल है कि रिसेंटली नव भारत टाइम्स भूषण सम्मान जो है वो पहली बार जो है 2026 में दिया गया। तो इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट है, फर्स्ट प्राप्तकर्ता है वो कौन बने हैं? तो प्रसून जोशी, जो प्रसार भारती के इस समय डायरेक्टर हैं, उनको जो है वो ये अवार्ड पहली बार दिया गया है, नव भारत टाइम्स भूषण सम्मान। तो प्रसून जोशी जो है इसके प्राप्तकर्ता बने हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली दुर्गा स्क्वाड फॉर स्ट्रेंथनिंग वुमेन सेफ्टी ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल है इन्होंने दुर्गा स्क्वाड लॉन्च करा है वुमेन सेफ्टी को लॉन्च करने के लिए। बात करें वेस्ट बंगाल की तो यहाँ रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और यहाँ पे बीजेपी जो है वो इलेक्शन में विजयी साबित हुई थी और शुभेंदु अधिकारी जो है यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और एन रवि जो है यहाँ के गवर्नर है। अगला सवाल है कि रिसेंटली किसने एक न्यू स्ट्रेटेजिक रोड मैप जो है अनवील किया है? इसका नाम है विजय, इसका अनावरण किया है। तो रिसेंटली आपको पता ही होगा कि लेफ्टिनेंट जो जनरल धीरज सेठ है वो 31st चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के। तो इन्होंने जो है वो एक विजय रोड मैप तैयार करा है, स्ट्रेटेजिक रोड मैप जो है। एयर चीफ मार्शल ये हमारे AP सिंह, जो कि अमरप्रीत सिंह हमारे एयरफोर्स के चीफ है, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हमारे नेवी के चीफ है और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो है NS राजा सुब्रमणी, जो कि
इंडिया के तीसरे डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले थे बिपिन रावत, दूसरे थे अनिल चौहान और तीसरे हैं NS राजा सुब्रमण्यम। अगला सवाल है कि रिसेंटली वीजा, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है OTP लेस ऑथेंटिकेशन मेथड फॉर इट्स कार्ड होल्डर इन इंडिया। तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो है ऑप्शन ए, वीज़ा पेमेंट पास की, VPP। बात करें कि इंडिया में जो कार्ड्स है, फॉर एग्जांपल ATM कार्ड्स हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो ये किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? तो इसके लिए जो है वो 3 मेजर कंपनी है। पहली है वीज़ा, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दूसरी है मास्टर कार्ड और तीसरी है रुपे कार्ड, जो कि 2012 में रुपए कार्ड इंडिया में शुरू किए गए थे NPCI द्वारा। बेसिकली इसमें जो एक इंडिजिनस सिस्टम है उसको प्रमोट करने की बात हो रही थी। एक इंडिजिनस सिस्टम कार्ड का हो, तो RBI के अंतर्गत अंतर्गत जो NPCI आता है, उन्होंने 2012 में रुपए कार्ड को शुरू किया था। इसके अलावा एक और वीज़ा होता है जो कि दूसरे देश में जाने के लिए लगता है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। तो कोई भी व्यक्ति जो दूसरे देश में जाना जाता है, उसे वीज़ा लेना होता है, वहाँ की स्टे के लिए परमिशन लेनी होती है। अगला सवाल है कि रिसेंट पैरा एथलीट्स रैंकिंग सामने आई थी। इसमें इंडिया के एक पैरालंपियन है, होकातो होतोजे सेमा। इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इसमें हासिल करी है मैन शॉट पुट 57 F57 कैटेगरी में। तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये जो है वो नागालैंड से बिलोंग करते हैं। देखिए, पैरा एथलीट्स की जब हम बात करते हैं तो इनको हम दिव्यांगजन बोलते हैं। बेसिकली इनके जो शरीर है, शरीर के किसी हिस्से में कोई ना कोई कमी होती है, इस कारण इन्हें जो है वो पैरा एथलीट्स में शामिल किया जाता है। तो रिसेंटली जो शॉट पुट कैटेगरी में है, ये वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं होकातो होतोजे सेमा, नागालैंड। ये नागालैंड से संबंध रखते हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली किस राज्य में इंडिया का जो पहला ऑफशोर एयरपोर्ट है, इसको अनाउंस किया गया है कि ये बनेगा। देखिए, ऑफशोर एयरपोर्ट का मतलब है कि ये इंडिया की कोस्ट है। ये ऑफशोर है यानी ये कोस्ट से दूर है। तो रिसेंटली ऑफशोर एयरपोर्ट इंडिया का पहला जो है वो बनेगा महाराष्ट्र में। ये जो टेक्नोलॉजी है ये जापान, साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, लेकिन इंडिया में ऐसी जो टेक्नोलॉजी है वो पहली बार यूज़ की जा रही है और ये महाराष्ट्र में बनेगी। देखिए, ये कोरे बीच में बनेगी, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। और इसमें जो रिक्लेम्ड लैंड है, रिक्लेम्ड लैंड का मतलब होता है कि जो कोस्ट के पास जो हमने लैंड मतलब वो पानी के अंदर डूबी हुई लैंड थी, लेकिन उसमें हमने किसी तरीके से या तो मिट्टी भर के या फिर वहाँ पे पानी का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो वो जो लैंड है वो रिक्लेम हो जाती है, मतलब वो प्रॉपर सरफेस बन जाता है। तो ऐसी जगह पे एयरपोर्ट बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो बधावन पोर्ट है, जो कि इंडिया का 13th मेजर पोर्ट है, इसके काफ़ी नज़दीक है, लगभग 55 किलोमीटर की दूरी में रहेगा और इससे काफ़ी आसान रहेगा यहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान रहेगा। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो आज का समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।